जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। प्रदेश प्रवक्ता कह सकते हैं कि ऐसी प्रवक्ता जिनकी आवाज़ आपने टीवी पर सुनी होगी, और कह सकते हैं कि तेज तरार प्रवक्ता, क्योंकि अगर बीजेपी के प्रवक्ताओं में कोई तेज तरार प्रवक्ता का जिक्र जब भी आता है, खास करके हरियाणा की बात करें, तो एक नाम उभर के आता है नेहा धवन। आज हमारे साथ, और खास बात, इनको एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई है। जो नगर निकाय चुनाव जो चल रहे हैं उसमें मीडिया प्रबंधन की इनके पास जिम्मेवारी है। मैडम नमस्कार। नमस्ते देव जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। इलेक्शन चल रहे हैं, बिल्कुल, और आपको दायित्व बहुत बड़ा मिला है, और खास करके आज आप वार्ड नंबर 4 में हैं जी। क्या कहें, क्या लग रहा है, पहले तो बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे भाजपा संगठन के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सतीश पुनिया जी, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने जब भी चुनाव के प्रबंधन की बात आती है तो मीडिया विभाग में उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया, हर बार मुझे जगह दी। लोकसभा के चुनाव में भी पूरे प्रदेश के मीडिया प्रबंधन में चुनाव समिति के नाते चुनाव का मेरे पास जिम्मेदारी थी। वही जिम्मेदारी विधानसभा में भी थी, और वही जिम्मेदारी अब प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भी मुझे दी गई है। उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि संगठन में जब हम काम करते हैं तो जो भी कार्यकर्ता हैं, जो 24/7 संगठन के लिए काम करते हैं, पूरी समर्पण के साथ लगे रहते हैं, वो हमेशा घर नहीं बैठ सकते। और आपको पता है, हमारे इस लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलता ही रहता है। हम एक चुनाव की तैयारी छोड़ते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। ये हमारा काम करने का तरीका है। उस चुनाव के दौरान जब आपको इस तरह की भूमिकाएं मिलती हैं तो मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक मोटिवेशन मिलता है, और आगे राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए जो तत्परता चाहिए, जो कर्तव्यबद्धता चाहिए, उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए, वो इन्हीं कामों से मिलता है। तो मैं जो है अभी इस नाते काम कर रही हूँ। और आपको मालूम है कि नगर निगम के चुनाव हैं अपने हिसार में, और हिसार हमारा केंद्र है। मैंने देखा आपको डोर टू डोर कैंपेन में भी देखा है, कई जगह वोट मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 4 में मेरी चुनाव प्रभारी के नाते ड्यूटी भी लगी हुई है। तो वार्ड नंबर 4 का अभी हम सब्जी मंडी पुल के नीचे, जो सब्जी मंडी की दुकानें अभी यहाँ पर कुछ बनी हुई हैं, उनके यहाँ डोर टू डोर कर अभी आए हैं। बात करें, अभी पीछे दिल्ली इलेक्शन हुआ है, उसमें जीत हासिल की है जी। जो हौसला आप लोगों का बढ़ा हुआ है, क्या लग रहा है निकाय इलेक्शन में? देखिए, ये तो हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद से जो भारत देश की जनता ने हमारा समर्थन दिया, हम पे विश्वास किया और हम पे इतना प्यार लुटाया है, उसके लिए हम बहुत 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 आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रण लिए, जो वादे किए जनता के साथ, वो पिछले 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में भी वो हमने करके दिखाया। यहाँ तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चुनाव थे, वो अब तो छत्तीसगढ़ के हमारे नगर निकाय के चुनाव हैं, चाहे उपचुनाव हुए राजस्थान में, चाहे उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, हमने जो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, उसकी पूरी का पूरा श्रेय मैं जो है 2 लोगों को देना चाहूँगी। एक भारत देश की और उन प्रदेशों की जनता का। दूसरा श्रेय मैं देना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, जो भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता उनके एक इशारे पर खड़ा होता है, उनके नेतृत्व पर जो चल रहा है, और जेपी नड्डा जी की जो संगठन की नेतृत्व की शैली है, अमित शाह जी की जो चुनाव की शैली है, उस पर हमारा पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, जो हमारे 3 कार्यकर्ता बूथ पर लगते हैं, वो, उसके बाद मंडल की कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी, हम एक ही सुर में काम करते हैं। जो ये एकता है, ये हमारे जीत का जो है पूरा फलसफा है। और इस जीत के पीछे हर कार्यकर्ता की कर्तव्यनिष्ठा, जो दिन भर वो संगठन के लिए पॉजिटिव विचार रखते हैं, काम करते हैं, वो है। मैडम, एक चीज़ इसमें देखने को विशेष तौर पे मिल रही है कि चाहे आपका मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर आप जैसे जो दायित्व जिनको मिले, सब के सब लगे हुए हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि किसी की भी ड्यूटी लग जाती है और वो अपना काम करता है? देखो, ये एक बहुत बड़ा सुंदर स्ट्रक्चर है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, जो आपको अन्य किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस तो दूर दूर तक अब इस प्रणाली से दूर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हमें दिखता नहीं है।
अब इस समय प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल थे, चाहे जेजेपी है चाहे आईएनएलडी है, आपसी फूट के कारण आईएनएलडी और जेजेपी का भी जो है मुझे लगता है कि पार्टी का स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और अभी पिछले दिनों न्यूज़ भी आई थी जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो है उन्होंने, दुष्यंत चौटाला जी ने ये अनाउंस भी कर दिया था कि हमारी पूरी कार्यकारिणी भंग हो गई है, नई सिरे से बनेगी। तो इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में तो किसी भी पार्टी का स्ट्रक्चर है ही नहीं, कार्यकर्ता का आधार ही नहीं है। हमारी खूबसूरती यही है कि बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता है ना कोई जूनियर कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, ना कोई यहाँ नेता है, सभी कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं कहते, वो चौकीदार कहते हैं, वो देश की रक्षा करने वाले चौकीदार के समान हैं, वो सेवक है। इसलिए जब प्रधानमंत्री, जो कि सारे नेताओं के नेता हैं, मुख्य नेता हैं, वो ही जब सेवक है तो बाकी सब नेता कहाँ से रहे। तो कार्यकर्ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता, कोई लड़ाई छोटी नहीं होती। ये विचारों की लड़ाई है, कोई फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है जिसमें हम देश के प्रति समर्पित राष्ट्र भावना के साथ में राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं। इस विचारधारा की लड़ाई है उन लोगों से जो भ्रष्ट तंत्र से जुड़े हैं, जिन्होंने देश को आज तक 55 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जो है नोच नोच कर खाया है, देश को खोखला किया है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बाह्य सुरक्षा की बात हो, चाहे हमारी बाउंड्रीज की बात हो। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया। ये उन दो विचारधाराओं की लड़ाई है। तो हम किसी भी चुनाव को छोटा नहीं मानते। और बड़े से बड़े नेता जिनको हम कहते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड मंत्री होते हैं, वो भी एक वार्ड के प्रभारी के रूप में है, एक जनसभा के संयोजक के रूप में भी वो काम कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी हिसार दौरे पर रहेंगे, जगह जगह उनकी जनसभाएं हैं, हर वार्ड में एक मुख्यमंत्री की जनसभा है और वहाँ के हर वार्ड के जो संयोजक लगाए हैं, कोई अभी सिटिंग मंत्री हैं, कोई पूर्व मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, ऐसे नेता हमारे जो हैं वो एक संयोजक के रूप में भी काम करते हैं। ये प्रणाली जो है वो कार्यकर्ताओं के आधारित प्रणाली जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत बेहद खूबसूरत पार्टी है। जी, कल मैं देखा था कई जो हांसी से विधायक हो या वो भी डोर टू डोर कर रहे थे। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, आप कई बार जिक्र करते हैं कि आपका पैदाइश ही बीजेपी में हुआ है, आप बोलते हैं कि आपका अनुभव भी है पूरा का पूरा। तो एक ये जो लाइन सी लगी है दूसरी पार्टियों में से जो बीजेपी में आ रहे हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है जो शुरू से जुड़े हुए हैं बीजेपी में? देखिए, दो बातें हैं देव जी। सबसे पहली बात तो हर किसी को अच्छा लगता है कि उसका कुनबा बढ़े, और आप भी जानते हैं कि संगठन में ताकत है, एकजुटता में ताकत है। जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि राजनीति में वोट काउंट होते हैं, सिर काउंट होते हैं, तो जितने सिर ज़्यादा होंगे, जितनी बाजू ज़्यादा होंगी, वो संगठन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें अपने परिवार को बढ़ाना है, इसलिए कोई पुरानी विचारधारा को छोड़कर नई विचारधारा के प्रति समर्पित होना चाहता है, जी जान से हमारे संगठन के लिए काम करना चाहता है, तो उसके लिए वेलकम है, वो आए और हमारे साथ मिलके काम करें। जहाँ तक बात है संगठन के विचारों की, कुछ लोग उसमें रम पाते हैं, कुछ लोग उसमें नहीं रम पाते। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बीजेपी में जो पिछले दिनों आए वो रम भी गए, आज वो भाजपा ही हो गए हैं। जिनको कुछ लोग गलत नैरेटिव कहते हैं कि आपकी गंगा में नहाए तो शुद्ध हो गए। मुझे लगता है विचारों का परिवर्तन ही एक सबसे बड़ा परिवर्तन है। अगर आप विचारों का परिवर्तन करते हैं तो अगर आप राष्ट्र भावना के साथ में देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ हाथ से हाथ जोड़िए और करते हैं काम। जो मुख्य तौर पर बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए परिवार है, पुराने से पुराने परिवार, जैसे मेरे पिताजी हो गए, मेरे पिताजी बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे, मेरा भी बचपन ही संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में बीता। जैसे हमारे अब हिसार के जो प्रत्याशी हैं परवीन पोपली जी, उनके फादर साहब रामस्वरूप पोपली जी, वो और मेरे पिताजी बचपन से पहले दिन शाखा के साथी हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो वो परिवार हमने देखे हैं। तो आज अगर परवीन भाई को जब टिकट मिली तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जो पुराने परिवार हैं, जिन्होंने इतना त्याग किया, तब बीजेपी का बूथ पर थैला पकड़ा, जब बीजेपी के पास में कार्यकर्ताओं का आधार थोड़ा कम था हरियाणा प्रदेश में, और उस विचारधारा को यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड किया। मेरे जैसे परवीन भाई जैसे जो हमारी उम्र के जो लोग हैं, उन तक
बीजेपी को पहुंचाया, यानी कि उस संगठन को यहाँ मरने नहीं दिया, हरियाणा में मरने नहीं दिया, ये वो लोग हैं जी। मेरे पिताजी और रामस्वरूप पोपले अंकल जैसे लोग। तो उन्होंने बचा कर रखा, हम तक पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि पुराने परिवार और नए परिवार मिलकर देश के विकास के लिए काम करेंगे, इससे और खूबसूरत बात क्या होगी। कई बातें होती है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी अभी आपने 2-3 स्टेट जीता जी। है, कोई आपने देखा, नोट हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आपके जो कैंडिडेट हैं? देखिए देव जी, अभी आपने पहला प्रश्न किया था कि बड़े से बड़े नेताओं की भी ड्यूटी वार्ड में लगी हुई है जी। अगर बड़े से बड़ा नेता डोर टू डोर कर रहा है, हमारे विनोद भयाना जी, रणबीर गंगवा जी, अनूप धानक जी, सभी जो नेता थे वो सब डोर टू डोर कर रहे हैं, कमल गुप्ता जी, तो अब इनके सामने आप ये प्रश्न नहीं कर सकते कि ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता तो हम घर बैठे होते। जी। अब हर वार्ड का एक प्रभारी, जो कैंडिडेट है वो अपनी जीत मान चुके हैं। देखिए ये तो जनता का प्यार है, वो जहां पर भी कार्यक्रम करने जाते हैं उनको सामने से ये कहते हैं कि पोपली भाई साहब आप चिंता ना करो, आप जीते बैठे हो, ये वो बात है। लेकिन फिर भी वो सबके पास जा रहे हैं, फिर भी वो डोर टू डोर कर रहे हैं, उनके बहुत सारी टोलियां हमारी डोर टू डोर कर रही हैं। एक बीजेपी का कार्यकर्ता हर वार्ड में प्रभारी के नाते काम कर रहा है, जैसे मैं 4 नंबर वार्ड की यहाँ प्रभारी हूँ, उसी तरह से एक सहयोगी है, सह प्रभारी है, और एक वार्ड का सहयोगी जो कि मंडल अध्यक्ष लगाए गए हैं हिसार जिले के, एक एक हर वार्ड में लगाया गया है। तो ये 3 की प्रणाली, तो हम एक बात कर लें कि चौकीदारी करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि कोई भी प्रत्याशी हमारा किसी भी काम में पीछे ना रह जाए। हम हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हम इस नगर निगम के चुनाव को केवल पार्षद और मेयर का चुनाव नहीं मान रहे, हम तो ये मान रहे हैं कि आज की तैयारी हमें अगली विधानसभा में भी काम आएगी, उसके बाद लोकसभा में भी काम आएगी, पहले लोकसभा में काम आएगी फिर विधानसभा में भी काम आएगी। तो हम एक चुनाव में 3-3 चुनाव की तैयारी करके चलते हैं। आज जो हमारा चेहरा देख लेंगे, हमारे प्रत्याशियों के साथ जुड़ जाएंगे, वो आगे भी जुड़े रहेंगे। एयरपोर्ट को लेके बातें होती रहती है, और खास करके अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के जो सांसद है जयप्रकाश जी ने बोला है कि अगर हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। मैं जेपी जी को एक बात कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा ये बात उनके लिए कहती हूँ, नेशनल मीडिया में भी मैंने ये बात कही है जेपी जी के लिए, कि जेपी जी ना बहुत बड़बोले हैं, उम्र में वो बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस में वो बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन एक उम्र दराज जब व्यक्ति होता है तो उसको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर थोड़ा बड़बोलापन कम करना चाहिए। उस बड़बोलेपन में अगर वो ये बात बोल गए हैं तो हम छोड़ देते हैं उन्हें, लेकिन अगर वो सीरियस हैं कि वो रिज़ाइन करेंगे तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आज ही अपना रिज़ाइन लिखकर अपनी पॉकेट में डाल के रखें, क्योंकि एयरपोर्ट तो बनना शुरू हो चुका है बहुत पहले से। एयरपोर्ट बनना कोई आसान बात है? एयरपोर्ट बनना कोई खाला जी का घर है? एक आप 200 गज का मकान बनाते हो, आपको 1 साल लग जाता है मकान बनाने में, लगता है कि नहीं? जी। कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं 5 दिन के अंदर मकान खड़ा करके दे दूंगा, तो मैं कहूँगी कि आज 10 मकान खड़े कर दीजिए हमारे लिए। एयरपोर्ट बनाना, उसकी जो एनओसीज हैं, उसके लिए जो लाइसेंस चाहिए, उसके लिए जितना सेटअप चाहिए, उस पूरे एरिया को डेवलप करने में समय लगता है। आप नोएडा के पास में एयरपोर्ट दादरी, चरखी दादरी ही नाम है उसका, वहाँ जेवर के पास में हुआ, तो जेवर एयरपोर्ट को अनाउंस हुए कितना टाइम लगा, और उसको अभी भी उसका प्रोसेस काम चल रहा है। हर जगह को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है, और वो टाइम जबकि हिसार में कम लग रहा है। हिसार तो मल्टीपल टाइमिंग में काम कर रहा है, कम से कम समय में, क्योंकि यहाँ पर सभी टेक, जैसे अभी बताया, आर्मी के जेट प्लेन्स और वो हेलीकॉप्टर्स वहाँ उड़ाए गए, ये टेस्ट हो गया। वहाँ पर सड़कों का जाल बिछने लग गया है, हाँ, वहाँ पर ज़मीन की एक्वायरिंग हो गई है, चारों तरफ की 4 दीवारी का काम शुरू हो चुका है। पहले कम स्पेस में था, यानी कि लैंड कम थी, उसके बाद उस लैंड को 3 गुना बढ़ा दिया गया सरकार की तरफ से, और फंड्स का जो एलोकेशन है उसका भी एक चरमबद्ध प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है जेपी जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आपको मालूम है कि 4 दिन के 4 घंटे का काम नहीं है एयरपोर्ट बनाना, इसलिए हम निरंतर, हमारे कान पे जो है ना, हम हाथी की तरह चलते हैं, अपना काम मस्ती में करते रहते हैं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी आए थे, उन्होंने बजट का जिक्र किया था, लेकिन वो जयप्रकाश जी बोल रहे हैं कि बजट में कहीं भी हिसार एयरपोर्ट का जिक्र नहीं है।
देखिए, एक एलोकेशन जो हो चुका है, हर बजट में उसका एलोकेशन थोड़ी ना होगा। जब हमने एक बार एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट कर दी है, उस एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट के साथ में जो एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट कब होती है, जब उसके पूरे प्रोजेक्ट का बजट पहले सामने रखा जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है कि क्या इतने फंड में हम एयरपोर्ट डेवलप कर सकते हैं कि नहीं, ये फंड कहाँ से आएगा। वो तो सबसे पहली प्रक्रिया है, अनाउंसमेंट करने से भी कई महीने पहले की प्रक्रिया है। आप अब बात कर रहे हैं उसकी। हमने तो पहले उसका पूरा खाका तैयार करके केंद्र सरकार के आगे, स्टेट गवर्नमेंट के आगे सब प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। उनका फंड एलोकेशन हो चुका है, हर बार बजट में उसके लिए फंड थोड़ा ना आएगा एयरपोर्ट का, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, उस पे काम चल रहा है, निरंतर चलता रहेगा। और जहां तक बात है विपक्ष की, आपने देखा होगा किसी भी वार्ड में कहीं भी हिसार में विपक्ष नजर नहीं आ रहा। एक झंडा मुझे उनका आज तक नहीं दिखा। सिर्फ कुछ कुछ जगह पर दूसरे प्रत्याशियों के केवल एक पोस्टर आपको कहीं दिख रहा है, आजाद उम्मीदवार के, वरना किसी भी पार्टी के, आईएनएलडी ने कहा था हम चुनाव लड़ेंगे निगमों का, जेजेपी ने कहा था हम आएंगे आगे, आम आदमी पार्टी तो आपको पता ही है कितना झूठ और फरेब और बड़बोलापन है उनके अंदर, और कांग्रेस पार्टी ने तो कहा कि हम तो इनको धूल चटाने वाले हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या आज इन बड़े नेताओं को कुछ नहीं दिख रहा? हुड्डा साहब कहाँ हैं? कुमारी शैलजा कहाँ हैं? कभी आपको प्रचार में दिखी? हमारे तो मुख्यमंत्री से लेकर सभी बड़े नेता लोग हमारे प्रचार में लगे हुए हैं, उनके नेता कहाँ हैं? क्या सुरजेवाला जी ट्विटर से बाहर आए? क्यों वो जमीन पर नहीं है? क्यों धरातल पर नहीं है? क्यों आज तक एक भी कार्यक्रम हिसार में उनका नहीं हुआ है? क्या उनको हिसार का चुनाव नहीं लड़ना है? ये बात उनसे पूछनी चाहिए कि केवल बोलने से आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, धरातल पर काम करने से, जनता के बीच में रहने से चुनाव लड़ा और जीता जाता है। रेखा गुप्ता हरियाणा की बेटी, मुख्यमंत्री दिल्ली बनाया, क्या कहेंगे? देखिए देव जी, ये तो आपने फिर से एक बार मुझे खुश होने का मौका दे दिया। रेखा जी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ, हरियाणा प्रदेश से उनका नाता है, वो हरियाणा प्रदेश की बेटी हैं, मैं भी हरियाणा प्रदेश की बेटी हूँ। तो देखिए, बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थिति में राजनीति में काम करने का अवसर प्रदान कर रही है। सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए जो विचार रखा, चाहे वो पंचायत में महिलाओं का आरक्षण की बात हो, अब हमारा लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण के विधेयक की बात है, चाहे पढ़ी लिखी पंचायत की बात हो, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संभव हो पाई। मेयर में आपने देखा, हमने तो 33% का आरक्षण लिया है, लेकिन विधायक से ज़्यादा, जो विधेयक से ज़्यादा 66% का जो है उन्होंने हमें स्पेस दिया इस बार मेयर के चुनाव में। 33% पुरुषों को जगह दी। आप देखें, कैंडिडेट जो हैं वो जो जगह है मेयर की, उसमें 3-4 कैंडिडेट आई थिंक वो मेल हैं, बाकी 6 से 7 कैंडिडेट जो हैं वो महिलाएं हैं। तो इतना सारा स्पेस देना चुनाव में, उनको आगे बढ़ाना, ये 2029 की तैयारी है, महिला नेताओं को राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की तैयारी है। मैं बहुत खुश हूँ। रेखा गुप्ता जी को मेरी बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरा यकीन है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की जो सरकार चलेगी वो एक ऐतिहासिक काम करेगी, और ऐतिहासिक काम शुरू भी हो चुका है देव जी। यमुना नदी पर, जिनको हम मैया के रूप में मानते हैं, गंगा जी की तरह सम्मान देते हुए यमुना मैया की आरती पूरी कैबिनेट ने की शपथ लेने के बाद। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और मुझे लगता है कि अब गंगा मैया के पानी का जो सुधार है वो बहुत ही जल्दी होगा, और दिल्ली का सुधार भी, दिल्ली का सुधार तो होगा जी। निकाय इलेक्शन पे आते हैं और पूछते हैं, प्रवीण पोपली के बारे में क्या कहेंगे? क्या एक परफेक्ट उम्मीदवार है हिसार मेयर के लिए? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में जहाँ भी नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, स्पेशली हिसार के अंदर, प्रवीण पोपली जी एक बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। जो शहर के लोग हैं वो सब उनसे बिजनेस करते हुए भी उनसे मिले हुए हैं, भाईचारे के रूप में भी उनसे मिले हुए हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में उनसे मिले हुए हैं। ये आपके अपने कैंडिडेट हैं, आपके बीच में से आते हैं, बहुत ही सामान्य व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जिनको हम कहते हैं हमारे मिलनसार, आपसी मिलनसार व्यक्ति हैं। और हिसार की जो जनता है, मुझे लगता है अपने जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनको दूर कराने के लिए आप प्रवीण पोपली जी से तो निरंतर आम व्यक्ति की तरह मिल सकते हैं। तो सबसे सही चयन होगा कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, केंद्र और राज्य के जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप
आपको डायरेक्ट मिले, इसके लिए कमल का बटन जरूर दबाएं। 2 तारीख को 2 मशीन होंगी, एक मशीन प्रवीण पोपली जी के लिए, एक मशीन आपके वार्ड के भाजपा के प्रत्याशी के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, दोनों मशीनों में कमल का बटन ही दबाएं। एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पूरा का पूरा डाटा लेके बैठते हैं जब भी, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं, इसकी तैयारी क्या आप पहले से ही शुरू कर देते हैं, कैसे रहते हैं? बिल्कुल, इसकी तैयारी पहले से होती है। भाजपा में हर विभाग अलग अलग काम करता है जी। जो डाटा के ऊपर काम करते हैं, डाटा को पहले संग्रहण करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। इस पर एक टीम अलग से बैठती है। चुनाव के समय में एक अलग टीम काम करती है, संगठन के लिए एक अलग टीम काम करती है। इसी तरह से विभिन्न विभागों का, कोई परिवहन देखता है, कोई भोजन देखता है, कोई जनसभाएं देखता है, कोई डोर टू डोर का कैंपेन का है, कोई मीडिया का है। सभी विभागों को अलग अलग बांटते हैं। कोई दस्तावेज देखता है, कोई एनओसीज जो लेते हैं इलेक्शन में उनको देखता है, कोई एडवोकेसी वाला काम देखता है। हमारे यहाँ सभी अलग अलग विभागों के पर्सन्स नियुक्त किए जाते हैं, सदस्य बनाए जाते हैं और वो काम देखते हैं और हर किसी का अपना काम है। बहुत अच्छी कार्यप्रणाली है बीजेपी की। मुझे लगता है दूसरी पार्टियों को हमारी कार्यप्रणाली तक पहुंचने में अभी 10 से 15 साल। ये मेरा सवाल आपके लिए व्यक्तिगत भी था कि ये इंटरव्यू पूरा दिन भी कर सकते हैं आप। इसलिए कह रहा था कि ये तैयारी आप क्या मतलब किस तरह से कर पाते हैं इतना, क्योंकि मुझे तो अभी सोच रहा हूँ कि आपका इंतजार हो रहा है, इसलिए इंटरव्यू यहाँ पर फिनिश करना पड़ रहा है। देखिए, ये तो आप पहले कोई तैयारी नहीं होती, जो प्रश्न आता है उसका तुरंत उत्तर निकलता है। आपने मुझसे डिस्कस नहीं किया था कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, और मैं कभी किसी से नहीं पूछती हूँ कि मुझे आप ये पूछेंगे या ये पूछ लीजिए। इसका राज क्या है? वही इसका राज तो ये है कि निरंतर काम करना और निरंतर पढ़ते रहना। अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिसको भी ज्ञान अर्जित करना हो उसको किताब और ज्ञान अखबार पढ़नी चाहिए। इसलिए जब नॉलेज बेस यहाँ होगा तो फिर आप बात कर सकते हैं। ये पढ़ना है। हिसार वासियों के लिए मैसेज? हिसार वासियों के लिए मेरा एक ही मैसेज है जो मैंने अभी कहा। 2 मशीन आपके सामने होंगी 2 तारीख को। सबसे पहले आप कोई भी काम करने से पहले भगवान की पूजा पाठ करने के बाद आप वोट डालने जाइए, क्योंकि ये भी एक हमारा जो है त्योहार की तरह है और इसमें आप अपनी सरकार, अपने नुमाइंदे चुनेंगे। दोनों मशीन में कमल का बटन दबाएं। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और कह सकते हैं तेज तरार प्रवक्ता, और मैंने बीच में बोला भी था कि पूरा दिन चल सकता था इंटरव्यू, लेकिन ये कुछ अभी इलेक्शन का वक्त है और बाहर इंतजार हो रहा। डोर टू डोर भी जाना होगा मैडम? जी, अभी बिल्कुल जाना है तो यहाँ फिलहाल इसको कहेंगे अलविदा और उसके बाद मिलेंगे अगली अपडेट पे। बाकी हम तो यही चाहते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं मैडम, आप निरंतर आगे बढ़े। और इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।